हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स, क्लास 11th वेक्टर्स। यहाँ पे इस वीडियो में बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। और हमारे लेक्चर का पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे बेसिक, फिर हम पढ़ेंगे जेई मेंस के लिए, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जेई एडवांस्ड के लिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप, हमें जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि हर एक सीढ़ी चढ़ के हमें आगे बढ़ना है। ओके, तो ये लेक्चर, ये वीडियो बस इंट्रोडक्शन का है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए कि नॉलेज वर्ल्ड ऑनलाइन लाइव क्लासेस करा रही है। कौन कौन से क्लास के लिए? क्लास 9 के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्लस आईआईटी एंड मेडिकल। यहाँ के फैकल्टी कहाँ से हैं? कोटा एंड पटना से फैकल्टीज़ हैं। ओके, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। तो अगर किसी को लाइव क्लासेस में आना है तो 9th 10th 11th 12th आईआईटी मेडिकल आप इसके लिए आ सकते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है आपके लिए, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आपके लिए 14 डेज़ का डेमो फ्री है। 14 डेज़ डेमो फ्री है। तो आप इनरोल कैसे करेंगे क्लास में? इसके लिए तरीका है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 6202981656 और ईमेल एड्रेस है resurupaliaman@gmail.com। तो यहाँ से या तो हमें मेल कर सकते हैं आप, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात रही आपके ऑनलाइन क्लासेस की। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक, यानी कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये नाम मैथमेटिक्स इसमें क्यों जुड़ा हुआ है? एक्चुअली है क्या कि वेक्टर्स मैथ का पार्ट है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है फिजिक्स में, और एप्लीकेशन मतलब कि बहुत अच्छे से एप्लीकेशन है, खूब ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th दोनों क्लासेस में इसका एप्लीकेशन है। तो अभी आपको समझ आ गया वेक्टर अच्छे से, इसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आगे आगे क्लास 12th में भी जेई मेंस के ज़्यादातर क्वेश्चंस वेक्टर्स के होते हैं। तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इससे पहले कि हम वेक्टर्स के बारे में पढ़े, मैं थोड़ा पहले के बारे में बता देता हूँ कि वेक्टर होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि मास, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब हम मेजर कर चुके हैं क्लास 9th में 10th में, ये सब हम मेजर कर चुके हैं। तो वैसे क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। पहला क्या है कि जैसे कि मास है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहला फिजिकल क्वांटिटी है मास। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, और उसके मास का वैल्यू क्या है? 2 kg। m2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसके मास का वैल्यू है यानी कि मैग्नीट्यूड 3 kg। तो m1 प्लस m2 अगर हम दोनों मास को ऐड करें, ऐड करके एक सिस्टम बनाए, तो क्या हो जाएगा? 5 kg। ओके, तो ये मास हो जाएगा 5 kg। लेकिन अगर हमारे पास अब वेलोसिटी है, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी हम ले रहे हैं और वो है वेलोसिटी। तो v1 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, v2 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में। तो क्या इसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब कि इसे आप ऐसे समझो, ईस्ट में जा रहा है ये 2 मीटर पर सेकेंड से, और नॉर्थ में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। तो इसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं ऐड कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ है कि कुछ क्वांटिटीज़ को हम डायरेक्टली, जो हम अलजेब्रा के रूल्स पढ़ के रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के, वो तो हम कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज़ के साथ। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें हम अलजेब्रा के रूल से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें कैसे ऐड करेंगे, यही चीज़ हमें आगे पढ़ना है। तो वैसे क्वांटिटीज़ जो अलजेब्रा के रूल से ऐड हो जाते हैं, साथ ही उन क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि पिछले हमने यहाँ पे देखा है कि मास है 2 kg है।
मास 3 केजी है, लेकिन इसके पास कुछ डायरेक्शन नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें इसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मास ये नहीं बताया गया है कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, जो भी है किसी भी डायरेक्शन में दिखाया नहीं गया है। मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे करियर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है। सबको पता है कि करियर को रिप्रेजेंट करना है, करियर में आगे बढ़ना है तो एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मास वैसा नहीं है। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ मतलब कि क्या? वैसे क्वांटिटीज़ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं। द क्वांटिटीज़, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, हाँ। तो द क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू एंड आर एडेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के जो ऑर्डिनरी रूल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वहाँ से इन्हें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मास, टाइम, स्पीड, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, हम सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। फिर नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उन्हें हम अगर चाहते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्राइब करें, तो कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और बस इतना ही नहीं, जैसे कि अभी मैं क्या बता रहा था कि 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, तो इसको दिखाने के लिए हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसे हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं। इसे ऐड करने के लिए कुछ नए रूल्स हमें पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो आसानी से मतलब कि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ज़रूरी है, और साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अभी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो नया लॉ हम पढ़ने वाले हैं, एकदम बच्चे की तरह समझना है हमें, एकदम तोड़ तोड़ के, कि जो नया लॉ हम पढ़ने वाले हैं उनको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उन्हें बोलते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसके एग्जाम्पल हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये इसके एग्जाम्पल। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। अभी फिजिक्स स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं वैसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ जो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन से, इतने एक्सेलरेशन से जा रहे थे तो हमने इसे ओवरटेक कर लिया, ये कहानी तो कहते ही हैं अपने घर में हम। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इसलिए मैं ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। चलो, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि कोई डायरेक्शन है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसी डायरेक्शन में एक एरो हम ड्रॉ करते हैं, साथ में उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हम 3। जैसे कि एक एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, यानी कि एक वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 3 मीटर पर सेकंड से। बहुत सारे लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं वेक्टर के बारे में, तो उनके लिए थोड़ी आसानी होगी। जो नहीं जानते हैं वेक्टर के बारे में, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि किसी एक डायरेक्शन में, जैसे कि ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ओके, तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, 3 मीटर पर सेकेंड। कितना वैल्यू है, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है। ओके, 3 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। वैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है, 1 मीटर पर सेकंड से, यानी कि जिस डायरेक्शन में जाएगा हम वैसे उसी डायरेक्शन में इसे ड्रॉ करेंगे। ये 2.5 मीटर पर सेकंड। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, इन दोनों को देखो 1 मीटर पर सेकेंड एंड 2.5 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को देखो।
तो ये 1 वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो छोटा है और 2.5 वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वो बड़ा है। कितना बड़ा है? इसके अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। तो जितना मैग्नीट्यूड होगा, फिर से सुनो, आराम से सुनो एकदम। जितना मैग्नीट्यूड होगा, जल्दीबाजी नहीं है, मुझे पता है कि आपको भूख लग रही होगी, तो जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो या फिर वीडियो लेक्चर देखते समय ही खा लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकेंड, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये 1 है और ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2.5। अगर हम 3 ले लेते, ये जो 3 वाला है इसको हमें और बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, और यानी कि 3 ऐसे कुछ होगा और बड़ा इससे, और इससे बड़ा। मतलब कि जितना मैग्नीट्यूड होगा उस हिसाब से हम जो एरो, ये जो लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम ड्रॉ करेंगे। जितना मैग्नीट्यूड होगा उतना लेंथ ड्रॉ करेंगे। साथ में एक और चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे, अगर आप डायरेक्शन लेते हैं तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम नॉर्थ डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मीटर पर सेकेंड तो छोटा सा लाइन, 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखा गया है। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन हेडेड विथ एन एरो। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक लाइन से, और कैसे उसके हेड पे, मतलब कैसे हेड किया जाता है उसे? एरो से। सिंपल है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं? अगर कोई पॉइंट P से Q तक जा रहा है तो वेक्टर है क्या हमारा? PQ। ठीक है, इसे हम वेक्टर A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम वेक्टर A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर एक वेक्टर A है तो वेक्टर A में इसका डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है। अगर कोई वेक्टर A है, यहाँ पे ये वेक्टर A है, तो इसमें इसका डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है। तो अब मैं बोला कि मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। तो अब मैं मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्ट हम लिखते हैं मॉड। मॉड फाइंड करना, मॉड। अभी मॉड क्या होता है इसे हम आगे पढ़ने वाले, बस ये समझ लो। इस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये। तो ये मॉड, या फिर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वेक्टर्स के टाइप, जैसे कि इसके पहले तो ये हमें पढ़ना था। अब क्या है? इक्वल वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर। तो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स हैं। क्या क्या, अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दो चीज़ों का वहाँ होना ज़रूरी है, दो चीज़ों को हमें बोलना ज़रूरी है। पहला क्या है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी और डायरेक्शन के बारे में बात होगी। दो वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, डायरेक्शन के बारे में बात होगी, ये तो फिक्स है। ओके, तो इक्वल वेक्टर्स मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। अगर एक वेक्टर है 3 तो दूसरा वेक्टर भी 3 ही होगा। वेक्टर ए है 3, वेक्टर बी भी 3 होगा, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी। ये तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देखो फिर से समझो, ध्यान से समझो। ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है सिर्फ वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे कि ऐसे, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर हम लिखेंगे ऐसे, ये हेड दे देंगे, ये एरो हेड दे देंगे, और फिर इसे हम मैग्नीट्यूड मॉड में ला देंगे, कुछ लोग मॉड पढ़ चुके होंगे अभी तक, तो उनके लिए आसानी होगी ये समझने में। तो क्या है? इक्वल वेक्टर्स मतलब कि जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो मैग्नीट्यूड इधर मतलब कि क्या, मैग्नीट्यूड वैल्यू अगर 3 है पहले का तो दूसरे का भी 3 होगा, सेम डायरेक्शन होगा। यानी कि जो लेंथ होगा, मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, लेंथ, कितना लेंथ, जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया है, लाइन का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। अगर लेंथ अनइक्वल हो गया ऐसे, और ये ऐसे हो गया, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है, ध्यान रखना है। ये लेंथ देख के हमें समझना है कि लेंथ अगर अनइक्वल हमने ड्रॉ कर दिया है,
लेंथ अगर हमने अनइक्वल ड्रॉ कर दिया है तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, क्योंकि लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कि एक वेक्टर इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है। दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा दोस्त इधर जा रहा है, मेरा मतलब कि आपका दोस्त। मैं अपने दोस्त का एग्जाम्पल क्यों लूँ सिर्फ, आपका दोस्त भी तो हो सकता है। तो दोनों में लड़ाई हो गई, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कि दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल में है, तो आपका भी तो डायरेक्शन है, आपका भी तो डायरेक्शन है इधर, और आपके दोस्त का भी तो इधर डायरेक्शन है, दोनों एंटी पैरेलल ही जा रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिकली समझना है। तो वैसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। निगेटिव मतलब क्या है कि दो वेक्टर्स हैं, एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का अपोजिट, इसके अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ, जो हम लेंथ ड्रॉ करेंगे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, या तो ऐसे लिख देंगे या फिर ऐसे 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 रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर ए लिख के उसका मोड कर देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो निगेटिव वेक्टर्स मतलब कि वैसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, यानी कि इक्वल वेक्टर्स में क्या था कि मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और साथ में डायरेक्शन भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, ये एक इधर जा रहा है, दूसरा ये इधर जा रहा है। ठीक है, जब दो की लड़ाई हो गई तो इक्वल मैग्नीट्यूड से दोनों लड़ाई कर रहे हैं। मतलब कि तुम इधर से मार रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें इधर से मार रहा है। ठीक है, दोनों को चोट लग रही है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे नहीं समझना है, हमें समझना है एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। और ये लेंथ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो वेक्टर का जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन का लेंथ क्या है, वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ इक्वल होना चाहिए, यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स। टाइप्स हैं इसके, को इनिशियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। वैसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वैसे वेक्टर को बोलते हैं हम को इनिशियल वेक्टर्स। एक ये, लेकिन इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, मैं क्या बोला था, ए से बी तक, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से बी तक, ऐसे है। तो अगर वेक्टर ए हम ऐसे लेते हैं, ए से बी तक, तो वेक्टर ए बी ऐसे लिखेंगे हम, इसी को हम लिखते हैं ए। मतलब कि ए हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, बी हमारा एंड पॉइंट दिखा रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तीन वेक्टर से, वेक्टर ए बी एंड सी, तीनों वेक्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम ही है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे हैं सेम है, तो वैसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब कि एक ही जगह पे इनिशिएट हो रहे हैं, वो एक ही जगह पे स्टार्ट हो रहे हैं, एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं। हर एक लैंग्वेज में, हर एक लैंग्वेज में नहीं, दो ही लैंग्वेज बोला मैं, हर एक लैंग्वेज कहाँ बोला मैं, बस दो ही, एक इंग्लिश एक हिंदी। तो वैसे वेक्टर्स जो एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि वो को इनिशियल वेक्टर्स है। नेक्स्ट है हमारा को लीनियर वेक्टर्स। को मतलब कि एक जगह पे, लीनियर मतलब कि एक ही लाइन में द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन, लाइन एक ही जैसा कुछ बैठ रहा है, द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन, मतलब कि ऐसे। अब देखो एग्जाम्पल इसके प्रैक्टिकली समझना है, इसके एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली समझना है। ये वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, एक ही लाइन में जा रहा है, एक ही लाइन में जा रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल रिप्रेजेंट करना तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में डायरेक्शन है, मतलब एंगल तो हो ही सकता है ना, लाइन है, सीधे समझो लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, तो इनके बीच में एंगल हो सकता है। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये ऐसे भी जा सकते हैं, ये वापस ऐसे भी जा सकते हैं, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे भी जा सकते हैं। यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन 180 कब होगा, 180 कब होगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं, डायरेक्शन से, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल हो गया 180, दोनों का चेहरा एक दूसरे से मिल रहा है। यहाँ पे दोनों का टेल, इसका हेड इसका टेल जा रहा था, लेकिन अब दोनों का हेड एक साथ जा रहा है, एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, एक साथ नहीं, एक ही, सॉरी, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का
हेड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एंगल हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे यही चीज़ है कि दोनों का टेल, मतलब कि टेल से स्टार्ट कर रहे हैं और पूंछ, दोनों का पूंछ अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे एंगल हो गया 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, कोलिनियर था, इसके पहले क्या था, कोलिनियर था, अब क्या है कोप्लेनर, मतलब कि एक ही प्लेन में। अच्छा, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर ये कोई कॉपी है, ठीक है, आगे मैं इसे दिखाऊंगा अभी, तो ये क्या है, ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है, मतलब कि ये दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाता है। दो चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा, तीन चीज़ एक्चुअली, तीन चीज़। फर्स्ट क्या है, लाइन, फर्स्ट क्या है, लाइन, दूसरा प्लेन, प्लेन, एम नहीं है एन है, मुझे स्पेलिंग में नहीं आता, बोलो, स्पेस, स्पेस। तो लाइन के बारे में आप जानते हैं, प्लेन क्या होता है कि जब दो लाइन ऐसे ऐसे दो लाइन मिल जाते हैं तो स्पेस बन गया, सॉरी प्लेन, प्लेन मतलब कि ये इधर, ये एक्स में और ये वाई में, एक्स में वाई में, तो ये जो स्पेस बना इनके बीच में, जो एरिया बना इनके बीच में, उसको हम बोलते हैं प्लेन। यानी कि आप जिस कॉपी पे पढ़ रहे हैं, जिस फ़ोन में आप मुझे देख रहे हैं, इस लेक्चर, मुझे नहीं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो क्या है, वो प्लेन में है, आप प्लेन में देख रहे हैं। ओके, आप प्लेन में देख रहे हैं। स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, अब देखो क्या है कि एक इधर जा सकता है, मतलब कि एक्स में जा सकता है, एक वाई में भी जा सकता है, मतलब कि एक हॉरिजेंटली जा सकता है, एक वर्टिकली जा सकता है। इमेजिन करो कि एक लाइन आपकी तरफ आ रहा है, रुको मैं कैमरा ऑन करके इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट, जल्दी नहीं है, कैमरा मैं ऑन करके इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलो, कैमरा ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि एक एक्स में जा रहा है, एक वाई में जा रहा है और एक आपकी तरफ, यानी कि मेरी तरफ आ रहा है या फिर उधर, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक इधर, या तो मेरी तरफ या इधर, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक इधर एक इधर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और एक मैं यहाँ से उसी ओरिजिन पॉइंट से इधर ड्रॉ कर दूँ तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, ध्यान रखो इस चीज़ का। एक इधर, और एक मैं अपनी तरफ ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, तो इसी समझना है। अब मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, चलो, एक इधर, एक इधर, और जो मेरी तरफ था, अब इसे इस प्लेन पे, ये तो प्लेन पे हम पढ़ रहे हैं, तो प्लेन पे मैं तो ड्रॉ कर नहीं सकता हूँ, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे आप कॉपी में अपने देखेंगे, अपने बुक्स में देखेंगे, तो आपको ऐसे मिलेगा, मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है, इस फ़ोन से निकल के इमेजिन करो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन आपकी तरफ आ रहा है, तो वो क्या है, इससे भी 90 का एंगल बनाएगा, इससे भी 90 का एंगल बनाएगा, ये दोनों आपस में 90 का एंगल बना ही रहे हैं, तो वो बना देगा स्पेस। ओके, स्पेस यानी कि आपकी तरफ वाला जो आएगा स्पेस, यानी कि आप जो भी देखते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं, अब आप अपने पास आसपास, जैसे कि आपके आसपास में एक, चलो बुक का एग्जांपल लेते हैं, बुक का एग्जांपल, तो बुक क्या है, आपके सामने से आ रहा है, ओके, मतलब कि बुक है ऐसे, ये एक लाइन, एक लाइन, और इसका जो हाइट वाला है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और जो हाइट वाला पार्ट है वो भी तो एक परपेंडिकुलर होता है, तो वो आपसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, तो ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम स्पेस। ढंग से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्स, ये वाई, और इसे बोलते हैं हम जेड। कहीं कहीं आप उल्टा भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स होगा, ये वाई, ये जेड, तो ये नाम है बस, इसे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके, तो कोप्लेनर मतलब कि एक ही प्लेन में, यहाँ पे बस प्लेन की बात हो रही है, वेक्टर्स लोकेटेड इन सेम प्लेन, वेक्टर्स लोकेटेड इन सेम प्लेन, तो यही चीज़ है कि कोप्लेनर वेक्टर्स लोकेटेड इन सेम प्लेन, तो यानी कि एक ये कॉपी है आप पे, आपके पास कॉपी है, और ये एक्स ए में, बी में, ये, तो ये एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स वाई में, एक्स वाई में रिप्रेजेंट किया गया है, तो कोप्लेनर यानी कि दो ही प्लेन है ये। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि ऐसे भी हो सकता है कि एक इधर और एक सामने वाला, सामने वाला, तो इसे ऐसे, तो इस प्लेन में भी, यानी कि अगर इसे हम जेड लेते हैं, इसे एक्स लेते हैं, तो इसे भी इस प्लेन में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम इसे मिटा दें, इसे मिटा दें, इसे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, इसे मिटा दें, और यहाँ पे ये वाई जेड प्लेन में भी, ये वाई जेड प्लेन हो गया, इसके पहले ये क्या था, एक्स जेड प्लेन था, ये एक्स वाई प्लेन तो था ही, ये वाई, ये वाई है, ठीक है, ये जेड वाई प्लेन है, तो तीनों प्लेन में से क्या
किसी दो में है या किसी एक में है, यानी कि ये वेक्टर अभी मैं लेता हूँ एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट है करेंट वेक्टर। कौन करेंट वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट से इधर गया इधर गया इधर गया, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इधर इधर इधर, एक ही पॉइंट से। कौन करेंट मतलब कि एक ही पॉइंट से वेक्टर्स जा रहे हैं। कौन करेंट को कौन करेंट का पॉइंट, ये पॉइंट आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन करेंट मतलब कि एक ही पॉइंट से, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो ऐसे ये वेक्टर है। नेक्स्ट, नल और जीरो वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। दो वेक्टर है, पहले का मैग्नीट्यूड है 2, दो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ओके, और 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। ये चलो इसे मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ईस्ट 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, चलो दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, एंगल बन गया हमारा 180। अब मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है और एक माइनस ए है, यानी कि इसे जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0। लेकिन ये फिक्स है कि दो वेक्टर्स का सम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगा, वो कभी स्केलर नहीं बन सकता है, मतलब कि उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे और डायरेक्शन ना रहे, ये पॉसिबल नहीं है। तो दो वेक्टर्स होंगे, उनके साथ साथ उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा ही। तो इस चीज़ को समझना है, मतलब कि अगर हमारा सम का वैल्यू जीरो भी आ जाए, सम का वैल्यू जीरो भी आ जाए, फिर भी उसका एक डायरेक्शन होगा, तो वैसे वेक्टर को बोलते हैं हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। मतलब कि दो वेक्टर्स को हमने सम किया, दो वेक्टर्स को हमने सम किया, मतलब मैग्नीट्यूड को, वेक्टर्स मतलब ये क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को। एक 2 इधर जा रहा था, 2 इधर जाने लगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने सम किया तो 2, और ये 2 इधर जा रहा है तो इसको हम प्लस लेंगे तो इसको माइनस, लेकिन नॉर्मली हम क्या लेते हैं, देखो फिर से 2 इधर और 2 इधर भी जा रहा है। तो अगर हम यहाँ से अगर ये जीरो लाइन वाला देखें तो इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर निगेटिव लेते हैं, तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसको निगेटिव लेंगे, 2 - 2 0। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स का सम हमेशा वेक्टर होना है, हमेशा वेक्टर होना है। तो फिर ऐसे वेक्टर को जहाँ पे जीरो आ गया तो जीरो वेक्टर करते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, इसके पहले क्या था, जीरो वेक्टर, अब है यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। एक बार आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, मतलब कि भूत है, मतलब एक बार आप पढ़ लिए मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा। अब क्लास 11th क्लास 12th और आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 है, यूनिट है, ये फिक्स है। जैसे जीरो वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड 0 है। वैसे यूनिट वेक्टर मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, फिक्स कर दिया गया। अब ये यूनिट वेक्टर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ है, ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, इसका तरीका होता है, इसको सबसे पहले तो ये ऐसे कैप, इसे ए कैप बोलते हैं, ए कैप, ठीक है, ए कैप। अब ये जो वेक्टर है वो वेक्टर लिख देना है, और वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ इसे हमें डिवाइड कर देना। तो ये वेक्टर तो हमें पता है, वेक्टर कुछ दिया रहेगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है ये मैं आगे बताऊंगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं धीरे धीरे करके सब आगे बताऊंगा, ठीक है। बस इसे समझ लो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। और ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बताता है, तो ये हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, वही इसका डायरेक्शन दिखाएगा। जो फाइंड करेंगे आप, जब न्यूमेरिकली देखेंगे इस चीज़ को तो आपको ये समझ आने लगेगा, तो परेशान मत हो आप, बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये समझ आएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ओके। तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, लास्ट पोलर वेक्टर, आज के लेक्चर का लास्ट पोलर वेक्टर।
वेक्टर विच हैज़ इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे हम जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, तो ये पोल को दिखा रहा है, इस पोल से यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्लियर नहीं हुआ? फिर से देखो, वेक्टर विच हैज़ इनिशियल पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इनिशियल पॉइंट है एंड और या फिर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हो सकता है, किसी पॉइंट पे वो अप्लाई हो रहा है यानी कि यूज हो रहा है, वैसे वेक्टर को बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। तो आगे ये सारे वेक्टर्स हमें फिर से पढ़ने को मिलेंगे। तो इस लेक्चर में आपको जितने भी वेक्टर्स हैं सब इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। जब आप 2-3 क्लास पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम बेसिक है, ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। तो ऐसे ही आसान हम करते चलेंगे, एकदम बेसिक पढ़ाई को जितना आसान करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तोड़ो उसको, चीज़ें जो पढ़ रहे हैं आप उसको तोड़ो। ओके, तो ऐसे ही पढ़ाई को आसान करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यूनिट वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स का सम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।